अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के रिलेटेड। तो उसमें कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने बोला था कि आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पे भी वीडियो अपलोड करें। तो इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स होता क्या है, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता ही होना चाहिए कि भाई यूकैरियोट्स होता क्या है। हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर इन्वेल्व भी प्रेजेंट होता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। और अगर अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं आरएनए की फॉर्म में। डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में कॉपी करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरएनए पोलीमरेज इंजाइम्स। ठीक है, आरएनए पोलीमरेज। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है आरएनए पोलीमरेज इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरएनए पोलीमरेज वन, आरएनए पोलीमरेज 2, आरएनए पोलीमरेज 2 और आरएनए पोलीमरेज 3। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पोलीमरेज इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम ये है कि हर जो टाइप का जो पोलीमरेज है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए को इनकोड करता है, उसको ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आरएनए पोलीमरेज 1 की बात करें तो जो आरएनए पोलीमरेज 1 है ये राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। और अगर हम आरएनए पोलीमरेज 2 की बात करें तो ये मैसेंजर आरएनए और इसी तरह और भी आरएनए वगैरह को ट्रांसक्राइब करता है। और राइबोसोमल जो आरएनए पोलीमरेज 3 है ये ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए पोलीमरेज हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ये डीएनए से जो आरएनए है वो न्यूक्लियस में बनता है। जब ये आरएनए बन जाता है तो ये न्यूक्लियस से थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर आकर इसकी क्या होती है, ट्रांसलेशन हो जाती है। जबकि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और अब हम इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का जो प्रोसेस की बात करें यूकैरियोट्स की तो हम इसको जो है 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन, सेकंड स्टेप है इसका इलोंगेशन और थर्ड स्टेप है इसका टर्मिनेशन, जहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में ये इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके साथ साथ काफ़ी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट स्टेप्स में हर स्टेप में जो इन्वॉल्व होते हैं हम उनको साथ साथ डिस्क्राइब करते जाएंगे। अब हम हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इनिशिएशन फेज। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऐसे ही किसी भी पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो जाती डीएनए में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और उससे पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन या प्रोमोटर साइट। ये जो प्रोमोटर साइट होती है इसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है TATAA। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, इसको हम बोलते हैं टाटा
बॉक्स, और ये एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है कि यहाँ पर आकर भी फर्स्टली यहाँ पर आकर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर यहाँ पर अटैच हो, और उसके बाद ही आकर जो है जो डिफरेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज 1 2 या 3 जो भी आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर यहाँ पे बाइंड कर जाए, और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो टाटा बॉक्स है यहाँ पे इसके साथ जो सबसे पहले आकर जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो आकर अटैच होगी। अब ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ये एक सब यूनिट है। किसका सब यूनिट है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं TF2D। TF2D क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर फैक्टर। ठीक है, TAF। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? TF2D। यहाँ पे TF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये TF रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए वर्क कर रहे हैं, और D यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये TF2D जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो फर्स्टली आकर कहाँ पे बाइंड होगा? ये टाटा बॉक्स के ऊपर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर, टाटा बाइंडिंग साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये इस तरह फिगर को हम शो करेंगे। तो इस तरह से जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है वो आएगा, और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो उसका सब यूनिट है TBP उसके थ्रू जाकर वो टाटा बॉक्स के साथ या टाटा बाइंडिंग साइट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। टाटा बाइंडिंग साइट क्या है? प्रोमोटर रीजन या प्रोमोटर साइट पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो एज अ साइट के तौर पे एक्ट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ पर आकर फर्स्टली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है आकर यहाँ पर अटैच हो जाए, और उसके वो सिग्नल प्रोवाइड करे, और इसकी अटैचमेंट मज़ीद सिग्नल प्रोवाइड करेगा दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए जो आकर इसके साथ मज़ीद अटैच हो जाएंगे, और इस तरह एक ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसके बाद आकर जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो था ये फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ये फर्स्टली आकर अटैच हो गया किसके साथ? टाटा बाइंडिंग साइट के साथ, थ्रू द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू जो है उसके थ्रू ये आकर अटैच हो गया। कहाँ पर अटैच हुआ भाई? प्रोमोटर साइट पे। प्रोमोटर साइट में किस में? टाटा बॉक्स पे। ठीक है, अब ये जैसे ही अटैच होता है तो ये सिग्नल देता है कि भाई मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? TF2, यहाँ पे TF2A, एक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और एक और मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है TF2B। ये भी 2 किस्म के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये दोनों आकर भी यहाँ पर अटैच हो जाएं। अब TF2A जो है ये वाला, ये अपस्ट्रीम के साथ अटैच होगा, और TF2B जो है ये डाउनस्ट्रीम अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जैसे ही अब ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए हैं अटैच। ठीक है, फर्स्टली क्या था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, उसके बाद TF2A, ये सेकंड हो गया, और थर्ड पे कौन सा हुआ है? TF2B। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अब तक अटैच हो गए हैं। अब ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद जो है एक आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आएगा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए, इसको क्या बोल रहे हैं हम? आरएनए पॉलीमरेज 2 ये प्रेजेंट है, तो ये एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, उसके साथ मिलकर ये आएगा और आकर ये इस जगह पे अटैच हो जाएगा जहाँ ऑलरेडी 3 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो अटैच हैं। और इस तरह से ये आरएनए पॉलीमरेज 2 अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की हेल्प से आता है और आकर इस प्रोमोटर साइट पर जाकर बाइंड कर देता है। और अब जब ये बाइंड करता है तो इसके बाद मज़ीद 2 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन TF2E
एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये और एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर T2H, ये दो मज़ीद और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं और आकर इस प्रोमोटर साइट पर बाइंड कर जाते हैं। अब TF2E का काम क्या है कि ये जो TF2H है, यहाँ पे H शो कर रहा है हेलिकेज को। हेलिकेज का काम क्या है कि भाई वो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उनको दरमियान से सेपरेट कर देता है प्रोमोटर साइट पे, और एक मतलब जगह प्रोवाइड करता है कि भाई वहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए और RNA जो पोलीमरेज 2 है वो मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E का क्या काम है कि वो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो हेलिकेज लाइक इसकी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करवाता है, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और इसका काम क्या है TF2E की कि ये जो RNA पोलीमरेज 2 है इसका जो ये C टर्मिनल डोमेन है, ये क्या है इसका C टर्मिनल डोमेन, इसकी क्या करता है ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन क्या करता है मींस इसकी काइनेज लाइक एक्टिविटी है। ठीक है, और ये जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है सी टर्मिनल डोमेन की, तो जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये जो RNA पोलीमरेज 2 है ये पहले कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोमोटर साइट पे। तो जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन ये RNA पोलीमरेज 2 है ये प्रोमोटर साइट से मूव करके जाता है, मूव करके इधर स्टार्ट साइट पे आ जाता है, मींस यहाँ से इधर आ जाता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है ये प्रोमोटर साइट को अनवाइंड कर देता है, उसका थोड़ा सा रीजन जो है वो अनवाइंड कर देता है। अब जैसे ही RNA पोलीमरेज 2 यहाँ से ये क्या थी प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर साइट से ये जब मूव करता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे, तो अब ये इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इलोंगेशन का। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन कंप्लीट होगी, अब नेक्स्ट स्टेप जब होगा वो होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में मीन्स अब यहाँ पे जो थोड़ा सा जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये अनवाइंड हो गया है इनिशिएशन में, और जो RNA पोलीमरेज 2 है वो मूव कर गए किधर स्टार्ट साइड से। अब जो है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन फेज़। इलोंगेशन फेज़ में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा इनिशिएशन फेज़ में जैसे ही RNA पोलीमरेज 2 जो प्रोमोटर साइट से स्टार्ट साइट पे जाती है तो इनिशिएशन फेज़ कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट फेज़ इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इलोंगेशन फेज़ में क्या होता है कि RNA पोलीमरेज 2 जो है ये मूव करना शुरू हो जाता है। RNA पोलीमरेज 2 जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स इंजाइम है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे सब यूनिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 12 से भी ज़्यादा सब यूनिट्स होते हैं। और ये जो सब यूनिट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करते हैं कि ये जैसे कि यहाँ से DNA का जो भी पार्ट अनवाइंड हो रहा होता है ये उसके ऊपर इस पॉइंट्स पे बाइंड हो जाता है। मीन्स ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट करता है, किसके तौर पे SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट करता है। मींस ये इसको प्रिवेंट करता है कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं आपस में DNA के दोबारा से अटैच ना हो जाए। उसके साथ साथ ये जो RNA पोलीमरेज 2 है ये मूव करता जाता है। और इलोंगेशन फेज़ में जो पहले इनिशिएशन फेज़ में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब इलोंगेशन फेज़ में ये हमारा DNA ये RNA पोलीमरेज 2 मूव करता है तो इलोंगेशन फेज़ में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं जो इनिशिएशन फेज़ के थे। मींस इनिशिएशन फेज़ से जब इलोंगेशन फेज़ में जाते हैं तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह पे इलोंगेशन फेज़ के कुछ नए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। और इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए हैं तो उनका काम क्या है कि वो ये जो RNA पोलीमरेज 2 है इसको मूव करवाएंगे। और अगर किसी पॉइंट पर जो ट्रांसक्रिप्शन स्लो डाउन हो गई है, और ये मींस ट्रांसक्रिप्शन मींस ये जो नया मैसेंजर RNA बन रहा है DNA से, अगर ये किसी पॉइंट पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्लो डाउन हो गई है तो ये जो नए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये जो हैं ये इनको इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देंगे ताकि एक रेगुलेशन रहे प्रोसेस में। ठीक है, और क्या करेगा अब ये जो है इसकी जगह पे DNA के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो है RNA बनता जाएगा और इसमें दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे।
राइबोन्यूक्लियोटाइड, सॉरी यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि आरएनए है तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ठीक है। और थायमिन की जगह यहाँ पे क्या होगा, आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होगा, यूरासिल होगा, ठीक है। और इसमें जो होगा ये वाला स्ट्रैंड, इसको नीचे वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है। अभी ये जैसे बनना शुरू होता है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड जो होता है बाहर आता है आरएनए पॉलीमरेज में 2 में से, मीन्स ये बाहर आता है, तो जैसे कि हमने आरएनए का बोला कि यहाँ पे यूरासिल होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। और ये जो आरएनए की डायरेक्शन होती है, नेक्स्ट जो आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो 5 प्राइम टुवर्ड्स द 3 प्राइम होती है, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 3 प्राइम टुवर्ड्स द 5 प्राइम, ठीक है। और जैसे ही इसका 5 प्राइम एंड ये बाहर आता है तो इसके चांसेस होते हैं कि ये डिग्रेड ना हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड की है ये कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग कैसे होती है कि इसके 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड गवानीन ऐड हो जाते हैं। मिथाइलेटेड गवानीन क्या ऐड करते हैं हम, मिथाइलेटेड गवानीन, गवानीन ये यहाँ पे ऐड करवा दिया जाता है, और ये आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है, आरएनए की प्रोसेसिंग में ये जो है ये फर्स्ट प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसको अब यह जैसे ही यहाँ पे आरएनए की 5 प्राइम की कैपिंग हो जाती है तो ये इस चीज़ से प्रिवेंट करती है कि इसकी डिग्रेडेशन ना हो और आरएनए का जो पार्ट बन रहा है वो जो उसकी डिग्रेड ना हो या वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। क्योंकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए उसके चांसेस होते हैं कि वो जल्द डिग्रेड हो जाएगा। और ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल के हमारे पास डीएनए में टर्मिनेशन सीक्वेंस ना आ जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक स्टार्ट सीक्वेंस होता है उसी तरह हमारे पास एक टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है। तो ये हमारा था इलोंगेशन फेज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनेशन फेज। लास्ट स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन में वो है टर्मिनेशन फेज। जैसे कि हमने इनिशिएशन की बात की थी, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वो भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से होती है। इसी तरह अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होती है जिसको हम टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और उससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो उसके आगे जाके एक हमारे पास टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है जो कि ए है डीएनए में। तो उससे पहले ही टर्मिनेशन फेज में जब ये सीक्वेंस आने से आता है तो उसके पहले इसके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसके साथ टर्मिनेशन फेज के कुछ फैक्टर्स या प्रोटीन जो होती हैं वो आकर अटैच हो जाती हैं सी टर्मिनल डोमेन पे, ठीक है। यहाँ पर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं टर्मिनेशन फेज में, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं CSTF और सेकंड जो है उसको हम बोल रहे हैं CPSF, ठीक है। ये CSTF जो है इसका एब्रीवेशन है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। और जो दूसरी है जिसको हम बोल रहे हैं CPSF, इसका है क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफाइंग फैक्टर, स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है। ये दो जो हैं ये फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये पहले तो आरएनए पॉलीमरेज 2 पर प्रेजेंट है जब ये जो डीएनए का जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है इस साइड पे और ये जो सीक्वेंस है आरएनए, ये जो सीक्वेंस है डीएनए का जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है आरएनए में, मींस यहाँ पे अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इस साइड पे मूव कर गया और ये वाला जो सीक्वेंस है ये इधर आ गया और इसकी जब यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई, मींस आरएनए की में भी इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है आरएनए में इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सॉरी आरएनए में इसका बनेगा UUA और UUU और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 5 प्राइम टुवर्ड्स द 3 प्राइम, ठीक है। और डीएनए में इसकी डायरेक्शन क्या थी 3 प्राइम टुवर्ड्स द 5 प्राइम,
ठीक है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए में बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो ये वाले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या ये वाले जो टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं ये दोनों आ जाएंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे आरएनए पॉलीमरेज से, और ये यहाँ से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, ये जो मैसेंजर आरएनए हमारा बन रहा है इधर से इसके ऊपर जाकर लोड हो जाएंगे। दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जाके मैसेंजर आरएनए पे मूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 प्रोटीन फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, CSTF और दूसरा क्या था CPSF, ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे इसकी ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, इसकी जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे गवानीन मिथाइलेटेड है, मिथाइलेटेड गवानीन की कैपिंग की हुई है। तो अब इसका ये जो 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ठीक है, यहाँ पे इसका ये जो है ये CPSF जो है यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे जाकर इसकी यहाँ पे जब ये अटैच होता है तो ये यहाँ से इसकी क्लीवेज कर देता है, आरएनए की क्लीवेज कर देगा। मीन्स अब आरएनए जो है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 के में से बाहर आ गया, ठीक है, आरएनए 2 में से बाहर आ गया। और इसके साथ ही ये जो CSTF है जब ये क्लीवेज करता है आरएनए की यहाँ से, तो ये इसके साथ ही ये खुद भी डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। मीन्स CSTF का क्या काम था, क्लीवेज करना, और उसने क्या कर दी, क्लीवेज कर दी। जब क्लीवेज कब हुई, जब ये वाला जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है ये आरएनए में कॉपी हो गया। मीन्स इसकी आरएनए में जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसके क्या होते हैं, ये जो CSTF है ये इसको यहाँ से क्लीव कर देता है और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 में से ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसका वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही ये डिसोशिएट हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या था, CPSF क्या है, क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। अब ये जो 3 प्राइम एंड है ये अब ऐसे ही है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिग्रेड ना हो जाए क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो CPSF जो है ये फैक्टर जो है ये यहाँ पे एक और इंजाइम जो है वो ऐड करवाएगा जिसको हम बोलते हैं पॉली ए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज। अब ये जो इंजाइम जैसे ही यहाँ पे ऐड करवाता है CPSF तो ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एडेनिन रेजिड्यूज जो हैं ऐड करवाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इसको हम अगर ऐसे शो करवाएं तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे 3 प्राइम पे एडेनिन रेजिड्यूज जो है वो ऐड करवाते हैं। मीन्स ये क्या करता है, 3 प्राइम पे टेलिंग करवाती है, टेल बना देते हैं, एडेनिन की टेल बना देते हैं, पॉली ए टेल बना देते हैं। अब ये काफ़ी सारे एडेनिन ऑलमोस्ट 200 तक ये एडेनिन जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज की हेल्प से। और पॉली ए पॉलीमरेज किसने यहाँ पे ऐड करवाया था, CPSF फैक्टर ने। और जब ये यहाँ पर ऐड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इसका 3 प्राइम एंड भी है आरएनए का ये भी अब यहाँ पे ये भी प्रोटेक्टेड हो गया। जैसे कि इसका 5 प्राइम एंड कैसे था, मिथाइलेटेड गवानीन की कैपिंग से प्रोटेक्टेड था, इसी तरह अब इसका जो 3 प्राइम एंड है वो एडेनिन रेजिड्यूज की टेलिंग से यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड हो गया और इससे ये डिग्रेडेशन से बच जाता है, ठीक है। अब ये जो एडेनिन काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, इससे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी सारा हमने देखा था कि यहाँ पे यूरासिल और है, और तो इसके बाद हमने एडेनिन के रेजिड्यूज यहाँ पे ऐड करवाए। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ जो है बॉन्ड ना बना ले, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए एक और यहाँ पे काम होता है जिसको बोलते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि ये जो पॉली ए टेल है ये जो है एडेनिन जो है ये यूरासिल के साथ अगर हो सकता है कि बाइंडिंग कर दे, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आती हैं और वो आकर एडेनिन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, ताकि इसका काम क्या है यहाँ पे कि ये इनके साथ एडेनिन की यूरासिल के साथ बाइंडिंग को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो मैसेंजर आरएनए हमारा इसकी हम टेलिंग और कैपिंग करते हैं।
और यहाँ पे इस तरह से हमारा एक जो मैसेंजर आरएनए है ये बन गया। लेकिन इस मैसेंजर आरएनए में हमारे पास अभी कुछ कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट है। तो इसकी आगे हम स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग का काम क्या होता है कि हम भी जो इसमें से नॉन कोडिंग रीजन्स है उसको हम रिमूव कर दें और सिर्फ हमारे पास कोडिंग रीजन आ जाए। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में ये होता है कि ये जो हमारे पास आरएनए बना है ये अभी मैच्योर नहीं हुआ। ये क्या है, ये आरएनए जो है ये प्री मैच्योर है। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इसको मैसेंजर आरएनए को ऐसे शो करवाएं तो इसमें कुछ कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। कोडिंग रीजन को अगर हम इस तरह शो करें, ये क्या है, कोडिंग रीजन। और कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं, कोडिंग रीजन्स को हम बोलते हैं एक्सोन्स। ठीक है, और आगे आ जाता है नॉन कोडिंग रीजन, और उसके बाद फिर आ जाता है फॉर एग्जांपल कोडिंग रीजन, और अगेन नॉन कोडिंग रीजन, और फिर कोडिंग रीजन। ये क्या है हमारे पास, कोडिंग रीजन। और कोडिंग रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्स। एक्सोन। और ये जो नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये क्या है हमारा नॉन कोडिंग रीजन, और ये नॉन कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि ये जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स को हम, ये जो इंट्रॉन्स हैं जो नॉन कोडिंग रीजन हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम, बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम की हेल्प से ये जो यहाँ से ये वाला पोर्शन है इसका, इंट्रॉन्स का, ये वाला और ये वाला रिमूव कर दिया जाता है, और बाद में फिर दोबारा ये एक्सोन्स जो हैं इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइगेशन। ठीक है, इन दोनों को, इन सबको आपस में जोड़ के एक प्रोटीन एक आरएनए बनता है जो कि अब मैच्योर आरएनए होता है। ठीक है, और स्प्लाइसिंग का काम क्या होता है, स्प्लाइसिंग इस चीज़ में हमें हेल्प करती है कि हम एक ही जो आरएनए है उसको डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन्स के इसलिए इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक पॉइंट से इंट्रॉन्स को जो हम रिमूव किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सोन्स को आपस में बाइंड किया जाता है, जिसके बाद जब वो मैसेंजर आरएनए मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद उसकी जब ट्रांसलेशन होती है तो वो डिफरेंट प्रोटीन्स को इनकोड कर सकते हैं। मीन्स एक ही जो आरएनए है उसको डिफरेंट तरह से स्प्लाइसिंग करके उसको हम डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका स्प्लाइसिंग, और यहाँ तक ये थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकेरियोट्स। ठीक है, और इसकी हमें अब दोबारा एक छोटी सी समरी पढ़ लेते हैं कि हमने आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के टॉपिक में हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स हम किसे कहते हैं, यूकेरियोट्स हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं यूकेरियोट्स। और ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डीएनए से आरएनए को बनाते हैं। मीन्स डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके करते हैं आरएनए की फॉर्म में, और इस प्रोसेस में कुछ इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यूकेरियोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलीमरेज यूज़ होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज है, और हर जो टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है वो एक स्पेसिफिक आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो वो राइबोसोमल आरएनए को करेगा, 2 है तो वो मैसेंजर आरएनए को करेगा, 3 है तो वो ट्रांसफर आरएनए को करेगा। और इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसके प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन फेज या इनिशिएशन स्टेप, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये 3 इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ की बात करें तो जिस तरह डीएनए की रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है, इसी तरह इनिशिएशन भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, उससे पहले एक प्रोमोटर साइट होती है जिसमें एक TA का सीक्वेंस होता है जिसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं, और वो एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पे एक्ट करती है जहाँ पे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर बाइंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आकर यहाँ पे बाइंड करता है उसको बोलते हैं TF2D। TF मीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, 2 मीन्स 2 जो पॉलीमरेज 2 के लिए वर्क कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए जो काम कर रहे हैं, और D इसका नाम है, और इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, और ये
टाटा बॉक्स के साथ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही अटैच होते हैं तो दो और प्रोटीन्स आती हैं, प्रोटीन फैक्टर्स आते हैं जो कि TF2A और TF2B होते हैं। TF2A जो होते हैं वो अपस्ट्रीम पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, और TF2B जो है वो डाउनस्ट्रीम पार्ट के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही ये जाके बाइंड करते हैं तो RNA polymerase 2 along with another ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड TF2F उसके साथ आता है और आके ये प्रोमोटर साइट पे जाके बाइंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद दो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। मींस टोटल इनिशिएशन स्टेप में 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। किस में? इनिशिएशन स्टेप में। किसकी इनिशिएशन में? ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन स्टेप में 6 प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा था? TF2E और TF2H, ये दोनों आते हैं। ठीक है, TF2E का काम क्या है कि वो TF2H का जो है उसको रेगुलेट करता है, और इसकी जो है RNA पोलीमरेज 2 को है ये प्रोमोटर साइड से स्टार्ट साइड पे क्या करता है, इसको मूव करवाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जैसे ही ये RNA पोलीमरेज 2 प्रोमोटर साइड से स्टार्ट साइड पे जाता है तो ये इनिशिएशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाता है? इलोंगेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या है? इलोंगेशन का। जैसे ही मैं RNA पोलीमरेज 2 जो है प्रोमोटर साइड से स्टार्ट साइड पे जाता है, और तो ये मैसेंजर RNA बनाना शुरू कर देता है। और मैसेंजर RNA जो नया बनना शुरू होता है उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम। जैसे ही इसका 5 प्राइम एंड फ्री होता है तो यहाँ पे इसकी मिथाइलेटेड ग्वानिन के थ्रू कैपिंग कर दी जाती है। मिथाइलेटेड ग्वानिन ऐड करवा दिया जाता है और इसके 5 प्राइम एंड की कैपिंग कर दी जाती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो मैसेंजर RNA, जैसे कि हमें पता है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और सिंगल स्टैंड होने की वजह से ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इसके डिग्रेड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए इसके 5 प्राइम एंड की कैपिंग हो जाती है। और इसमें भी दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसको जो RNA पोलीमरेज 2 को रेगुलेट करते हैं ताकि ये रेगुलेट रहें और एक कंसिस्टेंसी के साथ मूव करते जाएं। अगर कहीं पे RNA पोलीमरेज 2 की स्पीड स्लो होती है तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे इसकी स्पीड को नॉर्मल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसका टर्मिनेशन टर्मिनेशन फेज में भी दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? इनिशिएशन में कितने थे? 6 थे। सेकंड स्टेप क्या था? इलोंगेशन में थे 2। टर्मिनेशन फेज में भी क्या है? 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इनका काम क्या है? जो फर्स्ट है वो है CSTF और CPSF। अब ये कब आते हैं? जब टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, एक टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है जो DNA में आता है। जैसे ही ये आता है तो इसमें RNA पोलीमरेज 2 के साथ दो फैक्टर्स आके, ये दोनों फैक्टर्स आके अटैच हो जाते हैं, और जब ये वाला पोर्शन DNA का जो टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है ये RNA में ट्रांसक्राइब होता है तो फ़ौरन ही ये जो दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये जाके मैसेंजर RNA पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अटैच होते ही जो CSTF है इसका काम क्या होता है कि ये क्लीवेज कर देता है। क्लीवेज किससे करता है? कि DNA से या RNA पोलीमरेज 2 में से इसके क्लीवेज करके ये जो मैसेंजर RNA इसको रिमूव करवा देता है। मीन्स अब RNA इस पूरे में से कॉम्प्लेक्स में से बाहर आ गया है। ठीक है, अब इस RNA का जो 3 प्राइम एंड है अब वो फ्री है। इसके हमने क्या कहा था कि RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और उसके डिग्रेड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए इसके 3 प्राइम एंड पे हमें कुछ ऐसा करवाना चाहिए कि इसकी जो है डिग्रेडेशन ना हो। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम CPSF है वो क्या करता है, एक और इंजाइम जिसको हम बोलते हैं पोली ए पोलीमरेज उसको ऐड करवाता है। और पोली ए पोलीमरेज का क्या काम है कि वो यहाँ पे काफ़ी सारे एडेनिन के रेजिड्यूज जो है वो 3 प्राइम एंड पे ऐड करवा देता है। इससे क्या होता है कि ये हमारा जो 3 प्राइम एंड है वो भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। और ये जो है ये RNA जो मैसेंजर RNA के इसकी प्रोसेसिंग में सेकंड स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट क्या था? इसकी गवानिन की 5 प्राइम एंड की मिथाइलेटेड गवानिन की कैपिंग, 5 प्राइम एंड की कैपिंग। और सेकंड स्टेप क्या था? इसकी टेलिंग। और इसकी थर्ड प्रोसेसिंग जो थी वो है स्प्लाइसिंग, वो हम टर्मिनेशन के बाद करते हैं।
जब हमारा पूरा मैसेंजर आरएनए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब जब ये वाली ए पॉलीमरेज काफ़ी सारे एडेनिन रेसिड्यूज ऐड करवा देता है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे यूरासिल होते हैं, तो इन दोनों की आपस में बाइंडिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ये यहाँ पे एडेनिन के यूरासिल के साथ आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करने की काफ़ी ज़्यादा अबिलिटी मतलब होती है, कैपेसिटी होती है, या फिर इनके चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये पॉली ए टेल के साथ आकर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर अटैच हो जाती हैं, जो इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। मींस वो यहाँ पे एडेनिन के यूरासिल के साथ जो बाइंडिंग है उसको प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बने हैं, ये प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए। इसमें दो प्रोसेसिंग होगी। पहला प्रोसेसिंग क्या थी, 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड गवानीन की कैपिंग, और सेकंड इसकी प्रोसेसिंग क्या थी, पॉली ए टेल का बनना। मींस इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अब प्रोटेक्टेड है, सारा पार्ट प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में से बाहर आ जाता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पे आ जाता है ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। अब सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है प्रोसेसिंग जो है आरएनए की, वो होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग रीजन्स या जिनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हम एक स्प्लाइसोसोम की हेल्प से इनको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मेच्योर आरएनए आ जाता है। मेच्योर आरएनए कैसे आता है कि जैसे ये इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, तो इसके जो एक्सॉन्स जो कि क्या है कोडिंग रीजन्स, इन दोनों को आपस में लाइगेशन के थ्रू, इन सबको आपस में लाइगेशन के थ्रू बाइंड करवा दिया जाता है, और हमारे पास एक मेच्योर आरएनए हो जाता है। स्प्लाइसिंग का काम क्या होता है कि हम एक ही आरएनए को डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स के लिए इनकोड कर सकें। अब डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स के लिए इनकोड कैसे कर सकते हैं कि हम जो इंट्रॉन्स हैं उनको स्पेसिफिक पॉइंट से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो एक्सोन्स हैं उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड करवा दिया जाता है, और जब उस और जो उनसे आरएनए बनता है और उसकी जब ट्रांसलेशन होती है तो उससे एक नई प्रोटीन बनती है। मींस इनका कॉम्बिनेशन जो है, एक नया कॉम्बिनेशन एक नई प्रोटीन को इनकोड करता है, ठीक है। ये सारा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो समझना है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से समझना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो इसके साथ ही आपको अल्लाह हाफिज़।